बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तजा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज की इस वीडियो में हम CFEP 5 दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस के ओवरऑल स्टडी प्लान के हवाले से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशली CFEP 5 दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस। ज्यादातर क्वेरीज होती है कि सर इस सब्जेक्ट को प्लान किस तरह से करें, या इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का कोई हमें एक शेड्यूल बना कर दे, या कितना ये ओवरऑल सब्जेक्ट हमारा टाइम हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो वो टाइम के हवाले से अगर हमारे पास एक ब्रॉड बर्ड्स आई व्यू या ईगल आई व्यू हो कि हमें कितने टाइम में हमें सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली कवर कर सकते हैं, इसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, ये CFEP 5 का एग्जाम जो एक ओपन बुक एग्जाम है, तो ओपन बुक एग्जाम में हमें कौन कौन सी किताबें ले जाने की इजाजत है और उसमें क्या हाईलाइटिंग या लिखना वगैरह अलाउ है या नहीं, इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। थर्डली, आपको जैसे कि मालूम है कि पाकिस्तान के जो टैक्स लॉज है इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आती रहती है, तो कब तक की चेंजेस जो कि टैक्स लॉ में लाई गई है वो हमारे आने वाली अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट होंगी, और कौन सी चेंजेस ऐसी हैं जो कि हमारे एग्जाम में एग्जामिनेबल नहीं होगी। तो इन तीन चीजों के हवाले से हम बेसिकली इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं CFEP 5 टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस के सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं ना, तो बिफोर दी ओपन बुक एग्जामिनेशन, जब ये एग्जाम ओपन बुक नहीं हुआ करता था, तो उस वक्त ये एक रिलेटिवली आसान सब्जेक्ट समझा जाता था। इसका पासिंग परसेंटेज भी तकरीबन 30-35% से ऊपर या इसके आसपास रहता था। तो सी फाइनल लेवल पे आई गेस कि अगर 30-35% का रिजल्ट आ रहा है तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जब से ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम हुआ स्पेसिफिकली, उसके बाद इसके रिजल्ट में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। किसी अटेम्प्ट में 6% रिजल्ट आया है, किसी अटेम्प्ट में 45% रिजल्ट आया है, किसी अटेम्प्ट में 12% रिजल्ट आया है। यानी कि रिजल्ट में बहुत वेरिएशन देखने को मिली है आफ्टर दी ओपन बुक एग्जाम। और एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह को पढ़कर अंदाजा ये होता है कि स्टूडेंट जो है ना ओपन बुक एग्जाम में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। या तो वो टोटली बुक पे रिलाय कर रहा होता है, या फिर वो टोटली बुक को यूज ही नहीं कर रहा होता है। तो ना हमें अपने एग्जाम में 100% बुक पे रिलायंस रखनी है, ना हमें बुक के बगैर सब कुछ करना है। आपने एक मिडिल या एक बैलेंस लेवल अप्रोच लेके चलनी है, जिसमें आप बुक को भी एग्जाम में यूज कर रहे होंगे लेकिन बुक के ऊपर 100% रिलाय भी नहीं कर रहे होंगे। एनीवे, पहले तो मैं इस सब्जेक्ट के नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करूं कि सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स या कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, ताकि आप अपना एक स्टडी प्लान बना सके। तो बेसिकली हमारे CFEP 5 के कोर्स को ना 3 एरियाज में ब्रेक किया गया है। पहला एरिया है हमारे पास इनकम टैक्स का, जिसकी वेटेज अराउंड 50 से 60 मार्क की रखी गई है। दूसरा एरिया है हमारे पास सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, जिसकी वेटेज अराउंड 30 से 35 मार्क की रखी गई है। और कुछ 5 से 10 मार्क की वेटेज एथिक्स के एरिया को दी गई है। अब देखिए, इनकम टैक्स के एरिया में वो सब कुछ तो आपने कवर करना ही है जो आपने इनकम टैक्स कैफ 2 लेवल पे कवर किया, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एडवांस चीजें भी होंगी। यहाँ पे आप मिनिमम टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट, फाइनल टैक्स में सेपरेट टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटिव टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ग्रुप टैक्सेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन के प्रोविजंस देखेंगे, नॉन रेजिडेंट कंपनी की टैक्सेशन, या जो स्पेशलाइज सेक्टर्स है, बैंकिंग कंपनी हो गया, लीजिंग कंपनी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, उनकी टैक्सेशन को देख रहे होंगे। तो इनकम टैक्स के पूरे एरिया में कैफ वाला एरिया तो है ही है, साथ में कुछ एडवांस एरिया भी है जो कि आपने स्पेसिफिकली CFEP लेवल पे कवर करना है। सेकेंडली, अगर हम सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात करें, तो आपने कैफ लेवल पे सेल्स टैक्स का एक लिमिटेड पोर्शन कवर किया है, लेकिन और कैफ लेवल पे जो आपने सेल्स टैक्स का एरिया कवर किया है वो बेसिकली सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट या सप्लाई ऑफ गुड्स पे कवर किया है। सर्विसेज के ऊपर पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स इंप्लीकेशन राइज होती है वो आपने कैफ लेवल पे कवर नहीं की। सेकेंडली, फेडरल एक्साइज लॉ आपने कैफ लेवल पे कवर नहीं किया। तो CFEP 5 लेवल पे आपको 100% सेल्स टैक्स यानी गुड्स पे, सर्विसेज पे जो सेल्स टैक्स सप्लाई होता है पाकिस्तान में, ये भी कवर करना है। और साथ साथ एक और इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिसका बड़ा लिमिटेड सा एरिया, जिसका सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 आपके कोर्स का पार्ट बनाया गया है, ये एरिया आपने कवर करना है। और तीसरा एरिया जो कि बेसिकली इथिक्स का एरिया, जो कि मोर और लेस हर कैफ और CFEP के सब्जेक्ट में रखा ही गया है, उसको कोई 5 से 10 मार्क की वेटेज दी गई है। अब अगर मैं अपने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के पोर्टल से, अगर मैं अपने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के पोर्टल पे जाऊं, तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के पोर्टल पे आपको पूरा ये CFEP 5 का कोर्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज हुआ मिलेगा। इसमें पहले इनकम टैक्स का एरिया आ रहा है, इनकम टैक्स के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। इसके बाद फिर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का एरिया आ रहा है। इनकम टैक्स में भी सारे चैप्टर्स को हमने क्रोनोलॉजिकली और हर चैप्टर में हर चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज और क्वेश्चन वाइज अरेंज किया है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैं सैलरी ओपन करूं तो सैलरी के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। इसी तरीके से आप कोई भी रैंडम चैप्टर ओपन करें, फॉर एग्जांपल एग्जम्पशंस, टैक्स कंसेशंस एंड टैक्स क्रेडिट्स, तो सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एक प्रॉपर टाइटल वाइज अरेंज किया है ताकि आपकी स्टडीज में आसानी हो, आपको कोई स्पेसिफिक लेक्चर को ढूंढना ना पड़े, बाय नेम आप इजीली लेक्चर या किसी भी क्वेश्चन की तरफ पहुंच सकते हो।
अच्छा, अगर आप पोर्टल पे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहे 301 लेक्चर्स। तो ये 301 लेक्चर्स का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये 300 आवर्स के लेक्चर्स हैं, ये नंबर ऑफ लेक्चर्स आ रहे हैं, आवर्स ड्यूरेशन इनका काफी कम है। बेसिकली मैंने पोर्टल पे कोशिश ये की है कि सारे कॉन्सेप्ट जितने भी टेक्स्ट प्रोविजन है, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हर एक को अलग अलग लेक्चर में प्लॉट करने की कोशिश की, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो रही हो। तो ये 301 लेक्चर्स का हरगिज मतलब ये नहीं कि ये 300 घंटे के लेक्चर्स हैं, ये नंबर ऑफ लेक्चर्स आ रहे हैं। अगर आप लेक्चर्स का ड्यूरेशन देखेंगे तो कोई लेक्चर आपके पास 45 मिनट का आ रहा है, कोई 13 मिनट का आ रहा है, कोई 1 घंटे का आ रहा है, कोई 28 मिनट का आ रहा है। तो लेक्चर्स टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किए गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाइज सेग्रीगेट किए गए, लेक्चर्स का टाइमिंग कांस्टेंट या सेम नहीं है। तो ये 300 नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, 300 नंबर ऑफ आवर्स नहीं है। अच्छा, मैंने क्या करा कि मेरे पोर्टल के ऊपर जितने C5 के जो चैप्टर्स हैं, उनके जो लेक्चर्स आ रहे हैं, उन सबको एक जगह टोटल करने की कोशिश की। तो जब मैंने उनको एक जगह टोटल करने की कोशिश की तो इनकम टैक्स का जो एरिया है वो अराउंड 110 आवर्स का है, सेल्स टैक्स और ऑफिटी का जो एरिया है वो अराउंड 30 आवर्स का है, और एथिक्स का जो एरिया है वो अराउंड 5 से 6 घंटे, यानी कि इन टोटालिटी जो क्लास या जो लेक्चर नंबर ऑफ आवर्स है ये 145 आवर्स है इन टोटल मैक्सिमम। इसमें सारे प्रोविजंस भी कवर हो जाएंगे, इसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, इसमें आपके रिसेंट 6-7 अटेम्प्ट के पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ये सब कुछ मिला जुलाकर मैक्सिमम जो है 145, या मैक्सिमम अगर आप खींच दें तो इसको 150 घंटे होंगे, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा आपने अपनी सेल्फ स्टडी ऑब्वियसली करनी है। तो अब इस सब्जेक्ट को शुरू किस तरह से किया जाए, या सब्जेक्ट की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट को लेकर चलें। देखिए, एक सीक्वेंस तो ये हो सकती है जो आपके सामने पोर्टल पे अवेलेबल है, यानी पहले इनकम टैक्स का एरिया आ रहा है तो आपने इनकम टैक्स कंप्लीट कर लिया, फिर सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी आ रहा है तो आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स को कवर कर लिया। एक अप्रोच ये हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो कि एक रिकमेंडेड अप्रोच भी है कि सर अगर आप सेल्स टैक्स और एफईटी की एरिया को देखें ना, तो इसके लेक्चर्स टुगेदर विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस टुगेदर विद पास पेपर क्वेश्चंस 30 आवर्स के, और इसकी वेटेज कोई 30 से 35 मार्क की है। यानी कि अगर मैं क्लास आवर्स को नंबर ऑफ मार्क्स एवरेज से डिवाइड करूं तो 1 आवर के बदले 1 मार्क्स एलोकेट हो सकता है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम इनकम टैक्स देखें तो इनकम टैक्स के लेक्चर्स को 110 आवर्स के हैं, और इसके अगेंस्ट सिर्फ 50 से 60 मार्क की वेटेज है, यानी हर 2 घंटे के लेक्चर के अगेंस्ट आपको 1 मार्क की कवरेज हो रही होगी अगर हम एक सिंपल एवरेज डिवाइड करें तो ये भी एक रिकमेंडेड अप्रोच हो सकती है कि मैं पहले अपना कोर्स सेल्स टैक्स से स्टार्ट करूं, यानी पहले मैं सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी कवर करूं ताकि मेरे 30 to 45 मार्क्स सिक्योर हो जाए, उसके बाद फिर मैं इनकम टैक्स करूं। तो जैसे आपको फिजिबल लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, आप वो अप्रोच फॉलो कर सकते हो। आइदर पहले इनकम टैक्स, फिर सेल्स टैक्स, फिर एफईडी, या फिर पहले सेल्स टैक्स, फिर एफईडी और फिर इनकम टैक्स। अच्छा, अगर मैं इनकम टैक्स की भी बात करूं तो इनकम टैक्स का पूरा कोर्स मैंने आपके सामने यहाँ पे जॉट डाउन किया हुआ है। अब ये कोर्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और जिस वे में इसको पढ़ना चाहिए उस वे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। लाइक अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास इंट्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एसेट एंड कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जेम्पशंस, टैक्स अकाउंटिंग, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये मोर और लेस वो एरिया है जो आपने ऑलरेडी कैफ लेवल पे भी कवर किया है। ऑल्दो लॉ में वक्त के साथ साथ चेंजेस आती रहती है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो गया होगा कि आपने कैफ पे बिल्कुल ही कुछ और पढ़ा और अब कुछ और हो गया होगा। हाँ, 5-10% या 20% तक की चेंजेस होंगी, लेकिन 100% चीजें चेंज नहीं हुई होंगी। जो आपने कैफ लेवल पे पढ़ा है वो स्टडीज भी, वो आपकी नॉलेज भी कैरी फॉरवर्ड हो रही होगी। अच्छा, ये वो एरिया है जो कि आपने कैफ लेवल पे पढ़ा है। लेकिन अगर मैं सी फाइनल के पर्सपेक्टिव से बात करूं ना, तो सी फाइनल में एग्जामिनर सैलरी को हार्डली टेस्ट कर रहा होता है। सैलरी से कोई पिछले 5-10 अटेम्प्ट में 1 या 2 सवाल आ गया तो आ गया। इनकम और प्रॉपर्टी को बड़ा रेयरली टेस्ट करता है। कैपिटल गेन, एसेट की प्रोविजन को तो जनरली टेस्ट कर रहा होता है। एग्जेम्पशंस, टैक्स क्रेडिट्स के एरिया को बड़ा कम टेस्ट कर रहा होता है। तो स्पेसिफिकली अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स में भी जिस सीक्वेंस में आपके पास लेक्चर्स या जिस सीक्वेंस में आपके सामने कोर्स मैंने रखा है अब उसी सीक्वेंस में से कवर करो। आप चाहो तो इसमें भी फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछें कि सर अगर मुझे फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट कवरेज करनी तो मैं इनकम टैक्स के एरिया को किस तरह से लेकर चलूं, तो सर उस केस में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट का चैप्टर तो लाजमी कवर करना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू की कॉन्सेप्ट के चैप्टर में बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात की गई है कि टैक्स ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, इनकम क्या होता है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर किया गया है कि टैक्स रिजीम्स क्या होती है। हमने कैफ लेवल पे तो इतना टैक्स रिजीम्स के हवाले से डिस्कशन नहीं की, लेकिन फाइनल लेवल पे पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स रिजीम के जो है ना पिलर के दरमियान घूम रहा होगा। नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होती है, फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है, फाइनल टैक्स रिजीम में सेपरेट टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम क्या होती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इनकम टैक्स में फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट का चैप्टर कवर करें। उसके बाद आप कवर करें टैक्स अकाउंटिंग और इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बेसिकली एक ही चैप्टर है, बस मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इनको तोड़ा है।
इंट्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपने बाकी 4 हेड्स ऑफ इनकम को फॉर द टाइम भी रोक दिया, टैक्स अकाउंटिंग और इनकम फ्रॉम बिजनेस कवर किया, उसके बाद डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, और ये सारा एरिया कवर किया जो कि बेसिकली सीए फाइनल का एडवांस एरिया है, जिसमें मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, क्वार्टरली एडवांस टैक्स, सेपरेट टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, ग्रुप टैक्सेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, एओपी की टैक्सेशन, स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन जिसमें बैंकिंग कंपनी की टैक्सेशन, लीजिंग कंपनी की टैक्सेशन, ये सारा एरिया देखने को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन और कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स है। तो जो ये हाईलाइटेड एरिया है ना, आप पहले इनको कवर करें, और जब आप ये एरिया कवर कर लें उसके बाद फिर आप एसेट और कैपिटल गेन का चैप्टर कवर कर लें, उसके बाद आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर कवर कर लें, उसके बाद आप एग्जेम्पशंस और टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर कवर कर लें, उसके बाद आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और सैलरी को कवर कर लें। ये मैंने इनकम टैक्स की भी एक सीक्वेंस बताई फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एग्जेम्पशंस, कंसेशन बड़ा कम जो है ना सीफैप लेवल पे टेस्ट किया जा रहा होता है। तो मैंने 2 अप्रोचेस डिस्कस की, या तो पहले इनकम टैक्स, फिर सेल्स टैक्स, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, या फिर पहले सेल्स टैक्स, फिर फेडरल एक्साइज एक्ट और फिर इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में या तो जो सीक्वेंस गिवन है उसी सीक्वेंस को फॉलो करें, या मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट कवर करें। तो पहले चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स अकाउंटिंग और इनकम फ्रॉम बिजनेस और सारा एडवांस एरिया, और उसके बाद फिर हम रिमेनिंग हेड्स ऑफ इनकम को कवर कर रहे होंगे। अब जैसे कि मैंने आपके सामने नंबर ऑफ लेक्चर्स या लेक्चर आवर्स को प्लॉट किया, तो ये इन टोटलिटी मैक्सिमम 145 आवर्स बन रहे हैं। अब आपको अगर प्लानिंग करनी है तो आप ये देख लो कि आप की अटेम्प्ट या आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप उससे कितने पहले सीफैप 5 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं जून में अपेयर हो रहा हूँ सीफैप 5 के लिए, और मैं दिसंबर के पेपर से फॉरन फ्री होकर मैं जून की अटेम्प्ट की तैयारी करने लग गया हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास दिसंबर के 15-20 दिन होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने। मैं मई के महीने को काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि 1 महीना मैं समझता हूं कि उसमें आपको अपनी रिवीजन के ऊपर काम करना चाहिए, तो मैं मई को फॉर द टाइम काम नहीं कर रहा। अगर आपने दिसंबर में एग्जाम दिया और आप जून में सीफैप 5 में अपेयर होंगे, तो आपके पास रफली 5 महीने होंगे सीफैप 5 की प्रिपरेशन के लिए। या फॉर एग्जाम्पल कि आपने दिसंबर अटेम्प्ट की रिजल्ट के बाद सीफैप की प्रिपरेशन स्टार्ट की, यानी कि जनरली अगर हम जनवरी के मिड में या एंड में हमारा रिजल्ट आ जाता है और अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम जून में सीफैप 5 देने लगे, हमारे पास जनवरी का आधा महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई 3-3.5 महीने होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि दिसंबर के बाद अपने सीजन में बहुत ज्यादा बिजी हो गए होंगे और वो फरवरी की मिड या फरवरी के एंड तक फ्री हो रहे होंगे, और अब सोचेंगे कि यार हमें जून में जो है ना सीफैप 5 का एग्जाम देना चाहिए, तो उसके पास फरवरी का आधा महीना, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, इस तरह से कोई 2-2.5-3 महीने होंगे। तो आपने क्या करना है कि भाई आपके पास, आपको मालूम है कि 145 आवर्स का ये लेक्चर्स हैं प्लस सेल्फ स्टडीज, और आपके पास या तो 5 महीने या 4 महीने या 3 महीने का टाइम होगा। तो आपने सिंपली नंबर ऑफ लेक्चर आवर्स को अपनी अवेलेबिलिटी पे अलोकेट कर देना है। लाइक फॉर एग्जांपल कि 145 घंटे के लेक्चर्स है, और मैंने दिसंबर में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं जून में सीफैप 5 के एग्जाम में अपेयर होऊंगा, तो इसका मतलब है मेरे पास 5 महीनों के हिसाब से 20 हफ्ते अवेलेबल है। अब अगर 145 आवर्स के लेक्चर्स को मुझे 20 वीक्स में कवर करना है, तो मुझे हर हफ्ते ऑन एन एवरेज 7-7.25 घंटे के लेक्चर्स कवर करने होंगे। अब हर हफ्ते 7-7.25 घंटे के लेक्चर्स को कवर करना मैं नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। अगर आप वीकडेज में भी 1-1 घंटा लेक्चर्स कवर कर लो, वीकेंड पे 2-2 घंटे कवर कर लो और साथ-साथ रिवीजन कर लो, तो आप एक हफ्ते में 7-7.25 घंटे तो इजीली मैनेज कर सकते हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट रिजल्ट के बाद डिसाइड करता है कि उसने अपकमिंग अटेम्प्ट में सीफैप 5 देना, तो उसके पास 4 महीने होंगे, तो वो 145 आवर्स को 4 महीनों के हिसाब से 16 वीक्स में एलोकेट करेगा, तो उसे हर हफ्ते 9 आवर्स के लेक्चर्स कवर करने। अब 9 आवर्स के लेक्चर्स भी मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आपने अगर वीक के 5 दिनों में से 4 दिन भी 1 घंटे का लेक्चर देख लिया, तो 4 आवर्स आपके ये हो गए। सैटरडे और संडे को आपने 2-2.25 घंटे, 2.5 घंटे अगर कवरेज कर ली, तो आप एक हफ्ते में 9 से 10 आवर्स के लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि सीजन से फ्री होकर, लेट्स से वो फैब के एंड में फ्री हो और अब वो डिसाइड कर रहा है कि उसने सीफैप 5 का एग्जाम देना है जून 23 में, तो ऑब्वियसली अब इसका स्टडी शेड्यूल थोड़ा टफ होता जाएगा, यानी कि उसे 145 घंटे कवर करने के लिए उसके पास सिर्फ 3 महीने यानी कि 12 हफ्ते, तो अब उसे हर हफ्ते 12 आवर्स तक के लेक्चर्स कवर करने होंगे। तो आप ये देख लो कि क्या मैं हर हफ्ते 12 आवर्स के लेक्चर्स कवर कर सकता हूं? इफ यस, देन गो फॉर सीफैप 5 इन 3 मंथ्स प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हर हफ्ते में 12 आवर्स की स्टडीज तो मैनेज नहीं कर सकता, तो फिर आपने मिस प्लानिंग या बहुत ज्यादा जो है ना हाइपोथेटिकल नहीं चलना कि यार मैं कवर कर लूंगा, जबकि नजर आ रहा है कि मैं हर हफ्ते 12 घंटे नहीं पढ़ सकता। तो बेहतर है कि फिर आप जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपकी बन रही हो उसके लिए सीफैप 5 को प्लान करें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि सीफैप 5 के एग्जाम में अपेयर होने से पहले कि लॉ में जो चेंजेस आती है ना,
वो भी आपके एग्जाम में एग्जामिनेबल होती है। तो अगर आप फरवरी में बैठकर दिसंबर के लिए प्लान कर रहे हो तो हो सकता है कि दिसंबर तक के अटेम्प्ट जब बने तो उस वक्त तक टैक्स लॉ में चेंजेस आ गई हो, तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। मैं ये डिस्कस कर लेता हूं कि कौन कौन सी चेंजेस टैक्स लॉ में आपके लिए एग्जामिनेबल होगी, कौन कौन सी चेंजेस आपके लिए एग्जामिनेबल नहीं होगी। आईकेप ये कहता है कि फाइनेंस एक्ट और ऑर्डिनेंस एंड नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर रिलेटिंग टू द फाइनेंस एक्ट और ऑर्डिनेंस issued 4 months prior to the month of examination shall be considered forming part of the syllabus। यानी कि आपकी एग्जाम डेट से, यानी कि एग्जाम डेट से 4 महीने पीछे चले जाए, एग्जाम डेट से 4 महीने पीछे जो भी लॉ में चेंजेस आएंगी वो एग्जामिनेबल नहीं होंगी, लेकिन एग्जाम डेट से 4 महीने पहले की जितनी भी चेंजेस होंगी वो सारी आपके एग्जाम में एग्जामिनेबल होगी। क्या मतलब सर इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप जून अटेम्प्ट में सीफेप 5 अपीयर हो रहे हो, अगर आप जून अटेम्प्ट में सीफेप 5 के एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक लॉ में जितनी चेंजेस आएंगी वो आपके लिए रेलेवेंट है, वो आपके लिए एग्जामिनेबल होंगी। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ फेब के बाद लॉ में जितनी भी चेंजेस आएंगी वो आपके जून अटेम्प्ट में एग्जामिनेबल नहीं होगी। सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट दिसंबर अटेम्प्ट में अपीयर हो रहा है तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक टैक्स लॉ में जितनी चेंजेस आएंगी वो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है, एप्लीकेबल है, एग्जामिनेबल है। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद आपके टैक्स लॉज में जो भी चेंजेस आएंगी वो दिसंबर के एग्जाम के लिए रेलेवेंट या एग्जामिनेबल नहीं होगी। अब हम लास्ट एरिया की तरफ चलते हैं और लास्ट एरिया हमने डिस्कस करना है ओपन बुक एग्जामिनेशन के हवाले से। सीफेप 5 के ओपन बुक एग्जाम में बुक को किस तरह से इस्तेमाल करना है, बुक को किस तरह से पढ़ना है, बुक को किस तरह से रीड हाईलाइट करना है, ये तो ऑब्वियसली हम अपने कोर्स में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। साथ साथ यहां सिर्फ ये बता देता हूं कि कौन कौन सी किताबों को ले जाने की इजाजत है और क्या इसका क्राइटेरिया, क्या इसकी मोडालिटीज वगैरह है। तो जो चीज आपके सीफेप 5 के कोर्स का पार्ट है उससे पर्टेनिंग बेयर एक्ट यानी कि ओरिजिनल लॉ आपको ले जाने की इजाजत है। Examinee shall be permitted to carry the following books: Income Tax Ordinance and Related Rules, Sales Tax Act 1990 and Related Rules, Provincial Sales Tax जिसमें सिंध, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 एंड रिलेटेड रूल्स, एंड आईकेप कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। चूंकि 5 से 10 मार्क की वेटेज आपकी एथिक्स के एरिया के रखी गई है तो आपको आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स भी ले जाने की इजाजत है। ओनली द ओरिजिनल बुक duly bounded addendum to the books from the same publisher and the clip version of the Bear Act shall be permitted। यानी मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का प्रिंट निकालू सॉफ्ट कॉपी से और उसकी बाइंडिंग करवा के ले जाऊं, ये इजाजत नहीं है। जो ओरिजिनल बुक ड्यूली बाउंडेड या उससे पर्टेनिंग जो अडेंडम है किसी भी पब्लिशर का या कोई क्लिप वर्जन है, जैसे वो एस सलाम का जो ऑर्डिनेंस आता है वो एक क्लिप वर्जन होता है जिसमें पेजेस जो है वो मैनुअली एडलेस किए जाते हैं। तो इस तरह की आपको ओरिजिनली बाउंडेड बुक ले जाने की इजाजत है, आप लॉ को प्रिंट आउट करके बाइंड करवा के नहीं ले जा सकते। Bear Act containing the history of amendments in the legislation by way of footnotes are allowed examination hall. However, Bear Act which include commentary and explanation on tax law is not allowed in the examination hall। देखिए टैक्स लॉस में ना 2-3 तरह की फॉर्म्स में किताबें आ रही होती है। एक जो कि जनरली टैक्स प्रैक्टिशनर्स बुक इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो बेयर एक्ट है ना, उस बेयर एक्ट में जितनी चेंजेस आई होती है ना उसकी हिस्ट्री बताई जाती है। लाइक अगर एक सेक्शन में कोई चेंजेस आई है तो उस सेक्शन की पूरी हिस्ट्री होगी कि भाई पहले ये सेक्शन यू था, पहले यहाँ पे ये वर्ड था, पहले यहाँ पे ये प्रोविजन था, पहले यहाँ पे ये चीजें थी। तो ये बेयर एक्ट तो ले जाना इजाजत है, लेकिन कुछ बेयर एक्ट या कुछ पब्लिशर्स की किताबें ऐसी होती है जिसमें लॉ के साथ साथ ऑथर की अपनी कमेंट्री भी होती है, यानी ऑथर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि प्रोविजंस को। तो जिस बुक में ऑथर की कमेंट्री या ऑथर की जो है ना एक्सप्लेनेशन है वो किताब ले जाने की इजाजत नहीं है। जिस बुक में कोई कमेंट्री कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ वो प्योर लॉ है, हाँ लॉ से पर्टेनिंग अगर अमेंडमेंट्स की हिस्ट्री फुटनोट वगैरह में दी हुई है तो इस तरह के बेयर एक्ट बिल्कुल अलाउ होंगे। और लास्ट जो कि एक ऑब्वियस सी चीज है लेकिन स्टिल स्टूडेंट को क्यूरियस रहती है कि क्या हम बेयर एक्ट में लिख सकते हैं। द आंसर इज नो, आपको बेयर एक्ट में लिखने की इजाजत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख के चले जाते हैं, लेकिन अगर एग्जाम के दौरान इन्विजिलेटर आपको देख लेता है कि आपकी किताब में कुछ लिखा हुआ है तो आपसे आपकी किताब ले सकता है या कोई और पीनल एक्शन भी आपके अगेंस्ट ले सकता है। आपको बेयर एक्ट में हाईलाइट या अंडरलाइन करने की इजाजत है। एग्जामिनी शैल बी परमिटेड टू हाईलाइट और अंडरलाइन द टेक्स्ट इन द परमिटेड बुक्स। आप अपनी किताब में हाईलाइट और अंडरलाइन वगैरह चीजों को कर सकते हो। तो आई होप कि मैंने सीफेप 5 से पर्टेनिंग जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे उनको इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।